देखिए 24 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपके एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न आते हैं वो कहीं ना कहीं 24 नंबर के पूछे जाते हैं। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को हमें नहीं पता एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एकदम 24 में आने ही आने वाले हैं, श्योर हैं एकदम, उन प्रश्नों को इस वीडियो में कराने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं 24 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आपको इस वीडियो को देखने के बाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू F24 क्लासेस चैनल। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं आपका 24 नंबर बिल्कुल क्लियर यानी पक्का करा दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि आपके एग्जाम में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो कहीं ना कहीं 24 नंबर के पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए 7 मार्च को जितने भी क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे 6-6 नंबर वाले, जो आपके इतिहास से आते हैं, भूगोल से आते हैं, नागरिक शास्त्र से आते हैं और अर्थशास्त्र आते हैं, सारे प्रश्न आपको यहीं से इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन को लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हैं और केवल इनको कर लीजिए, ये केवल 20 से 25-30 प्रश्न है, बस इनको तैयार कर लीजिए। इसी में से आपके एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे 101% गारंटी के साथ। यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम सभी के बताने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्नों को बताएंगे सारे प्रश्नों को आपको नोट्स पर तैयार करते चलना है, नोट करते चलना है, ताकि आप इन क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक या किसी बुक से जाकर के आसानी से तैयार कर सको। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इतिहास के, सबसे पहले देखेंगे इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भैया एग्जाम श्योर है आने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हिस्ट्री यानी इतिहास का पहला चैप्टर हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अच्छा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, आपको भी पता होगा ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 3 क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इस चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न आपको महत्वपूर्ण दिखेंगे, लेकिन ये 3 प्रश्न आपको एग्जाम में 24 में आने वाले हैं, तो इसलिए इन 3 प्रश्नों को तैयार कर लेना है। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जर्मनी में यानी जर्मन एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया है ना, तो इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। यही क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सेम इसी तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन तैयार करिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यानी जो फ्रांस की क्रांति थी, ये श्योर क्वेश्चन है, ये आने ही वाले हैं एकदम। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी या फिर कब शुरू हुई और उसका मुख्य कारण क्या था, यानी फ्रांस की क्रांति जो स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था। तीसरा क्वेश्चन है इसी चैप्टर का कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। ठीक है, इसी तरीके का 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन पहले चैप्टर से आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को आपको कहाँ से तैयार करना है भाई, तो इन क्वेश्चन को आपको अपनी क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लेना है। ठीक है, या तो अगर आपके पास कोई और गाइड वगैरह है जहाँ से इन क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए, वहाँ से इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ केवल उनको तैयार कर लीजिए, बस 24 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, है ना। जब आप 7 मार्च को पेपर देने जाओगे तो यही क्वेश्चन जब आपको दिखेंगे ना, तब आप इस वीडियो पर कमेंट करना आके, तब फिर मैं आपकी वीडियो को लाइक भी करूँगा। ठीक है, सबसे पहले इन क्वेश्चन को आप नोट कर लो। अब चलिए अगला आप चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर हमारा हिस्ट्री का अगला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। अब देखिए ये जो हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं एग्जाम में। देखिए कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ ही चैप्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ ही चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसी वजह से हमारा पहला हिस्ट्री का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और तीसरा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के शुरुआत के 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दूसरा चैप्टर देखो भारत में राष्ट्रवाद। देखो इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। ठीक है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। यानी महात्मा गांधी जब अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तो उन्होंने कितने आंदोलन चलाए थे, 3 आंदोलन चलाए थे। तो उन तीनों आंदोलन को आपको यहाँ पर उनका विश्लेषण करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आपको क्वेश्चन बैंक या तो किसी अदर बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला प्रश्न हमारा है कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया। तो असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी ने ही चलाया था। ठीक है, इसको तैयार कर लोगे, असहयोग आंदोलन किसने चलाया और इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी ये क्यों चलाया गया, तो उसके कोई 3 कारण आपको बताने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इसी चैप्टर का कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी ने ही चलाया था। तो अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में ना महात्मा गांधी के
आसपास ही सारे क्वेश्चन हैं, मतलब महात्मा गांधी से ही मिले जुले रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उन्हीं को आपको तैयार करना है, ठीक है। और सारे के सारे आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था, आप इससे क्या समझते हो, और इस आंदोलन की सीमाओं पर निम्न टिप्पणियां लिखिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे चैप्टर के बारे में, जो कि हिस्ट्री का यानी इतिहास का तीसरा चैप्टर है। और मैंने बताया इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार 24 में आने वाले हैं क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अभी मैं जो बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप नोट करोगे कि महामंदी से क्या आशय है, महामंदी से क्या आशय है, इसके प्रमुख दो कारण बताइए, यानी महामंदी से क्या आशय है। ये क्वेश्चन 2024 में एकदम आ गया, ये वाला क्वेश्चन, ये समझो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि महामंदी से क्या आशय है और इसके दो प्रमुख कारण बताइए और इसके दो प्रमुख प्रभावों को भी लिखिएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा तो फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध, मैं कह रहा हूँ अगर कहीं आपको प्रथम विश्व युद्ध वाला क्वेश्चन दिखे ना, तो वो समझो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, दो पहला वाला क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट, मतलब पहला वाला तरीका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो तरीका है प्रथम विश्व युद्ध और ये तीसरा वाला तरीका प्रथम विश्व युद्ध वाला, ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में रखा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध इस तरीके से एग्जामिनर को क्वेश्चन को रखने में ज़्यादा वो लगता है, उसे लगता है क्वेश्चन टफ बनता है, ठीक है। इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना अच्छे से, कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इन तीनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर आपको क्वेश्चन बैंक या तो किसी गाइड में देखने को मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा, फिर इस तरीके से आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अब देखिए इसी चैप्टर का तीसरे चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, कि विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है। इस तरीके से अगर नहीं आएगा ये वाला प्रश्न, तो फिर इस तरीके से पूछा जाएगा, देख लीजिए आप लोग, कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और देखिए अगर इस तरीके से भी नहीं आएगा तो फिर इस तरीके से पूछा जाएगा कि विश्व अर्थव्यवस्था का क्या आशय है, या फिर विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसको बताइए कि विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण हैं और किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए, है ना, किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन, ये दूसरा वाला क्वेश्चन विश्व अर्थव्यवस्था वाला, ये तीन तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये 2022 ले लो, 23 ले लो, 21 ले लो, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। और ऊपर वाला भी, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगर आपने इतिहास के लॉन्ग क्वेश्चन में से इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो 2024 के 7 मार्च को इससे कोई बाहर आपको क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब चलिए हम बात करते हैं और प्रश्नों के। अब देखिए ये वाला जो मैंने आपको प्रश्न बताया, अब चलिए देखिए इसी चैप्टर का अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखो, तीसरे चैप्टर का तीसरा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। देखो ये वाला जो प्रश्न है, मैंने आपको शुरुआत में इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन महामंदी से रिलेटेड बताया था, लेकिन इस वाले प्रश्न में महामंदी तो आपको पता ही चल जाएगी क्या होती है, लेकिन महामंदी के 3 प्रभाव बताने, यानी महामंदी आने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। और अगर इस तरीके से फिर नहीं आएगा तो फिर इस तरीके से पूछा गया ये वाला प्रश्न कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इतिहास, हिस्ट्री के इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन आपको बता दिए, सेकंड चैप्टर के बता दिए, फर्स्ट चैप्टर के बता दिए। अब हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर देखेंगे। वैसे ये लास्ट चैप्टर तो नहीं है, ये हमारा चौथा चैप्टर है और यह अभी आपका लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, कि औद्योगिकीकरण का युग। और इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी मैंने देखने को मिले, लेकिन उन 4 से 5 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया और 2024 में ये क्वेश्चन आने वाला है कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, यानी भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का आपको उल्लेख करना है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लोगे, उम्मीद है क्वेश्चन कहीं पर भी आपने एक बार पढ़ना है और एक बार पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन ये आपको पढ़ने में लगेगा।
चलिए अब हम बात करते हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, क्योंकि हमने हिस्ट्री के सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आपको केवल हिस्ट्री के उन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लेना है जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो भूगोल का पहला चैप्टर देखो, सबसे पहले पहला चैप्टर आपका है संसाधन एवं विकास। पहला चैप्टर आपका क्या है? संसाधन एवं विकास। तो देखो संसाधन एवं विकास का पहला क्वेश्चन आपका है कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, और भूमि संसाधन के कोई तीन महत्व को बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन। देखो मृदा अपरदन वाला ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, कि मृदा अपरदन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं दो प्रकार की मृदाओं की विशेषता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किसी दो प्रकार की मृदाओं का उल्लेख कीजिए, और साथ में सबसे पहले आपको बताना है कि मृदा अपरदन का क्या होता है, मतलब मृदा अपरदन जो होता है ये क्या होता है। किन्हीं दो प्रकार की मृदाओं का आपको मतलब किन्हीं दो प्रकार की मृदाओं को आपको विशेषता बताना है और उनका उल्लेख करना है। इसी चैप्टर का देखिए, पहले चैप्टर का देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा वाला प्रश्न देखिए कि भूक्षरण से आप क्या समझते हो। यानी भूक्षरण का मतलब होता है भूमि क्षरण, यानी भूमि निम्नीकरण, मतलब जिससे भूमि घटती जाती है। ठीक है, तो भूक्षरण से आप क्या समझते हो, और इसे रोकने के लिए कोई 2 या 4 उपाय बताइए। कोई 4 आपको उपाय बताने भूक्षरण को रोकने के लिए। ठीक है, तो पहले चैप्टर के 3 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। 3 क्वेश्चन अगर आएंगे और इससे बाहर कोई क्वेश्चन पहले चैप्टर से नहीं आएगा भूगोल के। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखिए सेकेंड चैप्टर हमारे भूगोल का है वन एवं जीव संसाधन। तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि इस चैप्टर से 2023 में क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था केवल, लेकिन 24 में क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरी गारंटी है। इसके बाद देखो जल संसाधन, इससे तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया इस चैप्टर से, तो 24 में भी नहीं आएगा। इसी तरीके से कृषि चैप्टर में देखिए 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि भैया वो भी कभी नहीं आए एग्जाम में, तो 24 में भी आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सामाजिक विज्ञान के या फिर किसी ऐसे सब्जेक्ट के कुछ ही ऐसे चैप्टर होते हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सभी चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो वही बात है कि भैया भूगोल के 3 चैप्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, है ना। अब देखो भूगोल का अगला चैप्टर है कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और ये हमारा कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर। और इससे एक क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनका आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, ये वाला प्रश्न आप तैयार कर लोगे। चलिए इसी तरीके से देखिए अगला चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग। चैप्टर का नेम है विनिर्माण उद्योग, और इससे संबंधित एक प्रश्न है जो कि आपको उम्मीद है ये पहले से ही आता होगा कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, और उद्योग से भारतीय पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। और देखिए ये क्वेश्चन आप खुद से बना करके भी लिख सकते हो कि सबसे पहले जो भारत में उद्योग है ना, उनसे जो भारत का मतलब पर्यावरण है, वायुमंडल है, वो किस तरीके से प्रदूषित हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप खुद से भी बना करके लिख सकते हो। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप तैयार नहीं करके भी जाओगे ना, अगर एग्जाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन 24 में, तो आप आसानी से इसको खुद से बना करके लिख दोगे। और अगर आपने इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सही भाषा में बना करके लिखा तो 6 में 6 नंबर आपको एग्जामिनर पूरे दे देगा, हेडिंग वगैरह। फिलहाल एक बार क्वेश्चन देख लेना क्वेश्चन बैंक में कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बना करके हमें लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से विनिर्माण उद्योग का ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर बचता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, और इस चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन आपको 24 में नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर बात करें तो भूगोल के मैंने मुश्किल से आपको 7 से 8 क्वेश्चन तैयार करने के लिए केवल बताए हैं। अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो आपको एक क्वेश्चन जो भूगोल का आपके एग्जाम में पूछा जाता है देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र की। अब हम नागरिक शास्त्र की बात करते हैं कि नागरिक शास्त्र में कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो देखो नागरिक शास्त्र में सबसे पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। सबसे पहला चैप्टर क्या है? सत्ता की साझेदारी। और सत्ता की साझेदारी में से कोई क्वेश्चन आपको 24 में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको 24 में इस चैप्टर से नहीं देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं तैयार करना है। अगला चैप्टर है हमारा संघवाद। अब देखो संघवाद चैप्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इस चैप्टर से 23 में आपके 2 से 3 क्वेश्चन
लगभग 3 क्वेश्चन थे जो हर एक सेट में, नहीं कह सकता मैं, 2 से 3 सेट में तो पूछे गए थे। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, देखो, संघीय व्यवस्था क्या है और भारत की संघीय व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसको तैयार कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में संघीय शासन, यही वाला क्वेश्चन देखो, जो पहला वाला क्वेश्चन है, अगर ये इस तरीके से नहीं आएगा फिर ये इस तरीके से पूछा जाएगा कि भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। 24 में आपको ये रखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसी चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संघवाद क्या है, ठीक है। संघवाद क्या है कि भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताओं का बताइए, यानी 4 विशेषताओं को बताइए। प्रश्न अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो फिर इस तरीके से आएगा कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर के बताए, और भी देख लेते हैं अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो देखिए इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन कि विकेंद्रीकरण क्या है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है संघवाद, ठीक है। तो इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन देखो कि विकेंद्रीकरण क्या है और इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई, है ना। अच्छे से देख लो क्वेश्चन को कि विकेंद्रीकरण क्या है और इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई और किन्हीं 4 का उल्लेख करना है, किन्हीं 4 विशेषताओं को आपका उनको उल्लेख करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लोगे। अगला प्रश्न देखो, यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं इस तरीके से नहीं आया, ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अटपटी भाषा में लग रहा है ये वाला प्रश्न, लेकिन ये वाला जो प्रश्न है ऊपर वाला, हालांकि है थोड़ा सा बड़ा देखने में, लेकिन ये इसकी भाषा जो है वो सरल है कि विकेंद्रीकरण क्या है और इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई, क्या नई व्यवस्था की गई, 4 का उल्लेख कीजिए। अब अगर इसको देखोगे तो इसमें दिया गया है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अटपटी लैंग्वेज में घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा गया है, जबकि ये वाला क्वेश्चन आपको सिंपल भाषा में पूछा गया है। तो दोनों को आपको तैयार कर लेना, मतलब दोनों भाषाओं को देख लेना अच्छे से। देखिए अगर आपने इस क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लिया तो दोनों आपको क्वेश्चन ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों को अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से तैयार करना है और फिर इसके आंसर को तैयार करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है कि भारत में स्थानीय शासन से आप क्या समझते हो। भारत में स्थानीय स्वशासन से, देखो इस यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वशासन, यहाँ पर आपका हो जाएगा भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हो या फिर क्या समझते हैं, और इस शासन के किन्हीं 2 गुणों एवं 2 दोषों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आपको पता है बड़ा क्वेश्चन है ये। अगला अगर क्वेश्चन इसी तरीके से नहीं पूछेगा तो फिर पूछेगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, इसके गुण व समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोष कह दिया गया था, यहाँ पर समस्या की बात कह दी गई, ठीक है, बात एक ही होती है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर देखिए भूगोल के हमारे संघवाद पूरा चैप्टर खत्म हो गया। संघवाद के केवल इतने प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। अब चलिए भूगोल का अगला चैप्टर है कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति, धर्म और लैंगिक मसले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि नारीवाद से आप क्या अभिप्राय है, यानी नारीवाद से आपको क्या अभिप्राय है, और भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो पहला क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर हमारा है राजनीतिक दल। अगला चैप्टर हमारा क्या है, अगला चैप्टर है हमारा राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल का पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है, यानी राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है, और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में आता है, जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के बारे में कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट को जानकारी होनी चाहिए कि राजनीतिक दल क्या होता है। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपको 24 में जरूर देखने को मिलेगा कि राजनीतिक दल क्या होता है और लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में विवेचना कीजिए। अगला चैप्टर हमारा है लोकतंत्र के परिणाम। अगला चैप्टर क्या है, लोकतंत्र के परिणाम। और देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए
किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। यानी भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए, यानी भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए कोई 4 आवश्यक दशाओं का आपको उनका उल्लेख करना है। ये क्वेश्चन आप अपनी भाषा में बना करके लिख सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उनको लिखना नहीं है, केवल उन क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन बैंक से तैयार करना है, बस उनको पढ़ना है, जाकर के रटना नहीं है, केवल समझना है, कहानी की तरह पढ़ना है और एग्जाम में खुद से जाकर के बना करके एग्जाम में क्वेश्चन को आंसर को लिखना है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में कम से कम 3 से 4 पन्ने के लिख के आने हैं, तभी जाकर आपको 6 में 6 नंबर पूरे एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, जो कि आप रटने से लिख नहीं पाओगे, तो कोशिश करना कि क्वेश्चन को समझना और कहानी की तरह उन क्वेश्चन को तैयार करने की कोशिश करना। अब देखिए, लोकतंत्र के परिणाम का पहला क्वेश्चन अगर इस तरीके से नहीं आएगा, फिर इस तरीके से आएगा कि भारत में लोकतंत्र के लिए आवश्यक 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो फिर इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसी चैप्टर का कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है ना, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हमारा लोकतंत्र के परिणाम पूरा खत्म हो चुका। यानी अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो हमारा नागरिक शास्त्र है ना, नागरिक शास्त्र इकाई हमारी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। और अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। किसके बारे में? अर्थशास्त्र के बारे में। अब देखिए, अर्थशास्त्र में आपको पहला चैप्टर तैयार करना है विकास। ठीक है, पहला चैप्टर विकास तैयार करना है। और देखिए, विकास का पहला क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, इसको तैयार कर लोगे। और अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा तो देखिए क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं पर विकास बैंक मापदंड से अलग है। यानी विकास मापने का जो यूएनडीपी जो ये विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड है ना, ये किस तरीके से विश्व बैंक मापदंड से अलग है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। अपनी भाषा में क्वेश्चन को बना करके लिखना है, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक या तो किसी बुक से पढ़ जरूर लेना है। ठीक है, ताकि आप इस क्वेश्चन को फिर अच्छी तरीके से बना करके लिख पाओ एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय और प्रतिव्यक्ति आय में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। और देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। यानी राष्ट्रीय और प्रतिव्यक्ति आय में, मतलब राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय में, इसके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। और देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी स्थिति बेहतर है, तो वो आपको बतानी है ना। प्रतिव्यक्ति आय, ये राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय, समझ गए, आ गया। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का अगला चैप्टर हमारा है, पहला चैप्टर विकास था और सेकंड चैप्टर आपका है, ये देखिए सेकंड चैप्टर कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और पहला क्वेश्चन तैयार करना है कि असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हो। पहला ये क्वेश्चन 2024 में आपको जरूर देखने को मिलेगा, जरूर, कि असंगठित क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, कोई इसकी 3 समस्याओं को उल्लेख कीजिए, है ना। असंगठित क्षेत्र की कोई 3 समस्याओं को आपका उल्लेख करना है। सेकंड क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए कि गतिविधि से आप क्या समझते हो, गतिविधि से आप क्या समझते हैं, और आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। अब देखिए ये वाला जो आपका चैप्टर है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 2023 में ऐसा कोई सेट नहीं था जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ, अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है ना, तो केवल आप इस क्वेश्चन के जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, उनको तैयार कर लीजिए, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में अर्थशास्त्र का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इस चैप्टर अर्थशास्त्र का केवल अगर आप ये चैप्टर तैयार कर लोगे ना, तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा और 6 नंबर आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले तो ये 2 क्वेश्चन को तैयार कर लो, और भी इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन देखो, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। यानी असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं, ठीक है ना, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं ना, तो उनकी आपको विवेचना करनी है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर। यानी जो संगठित क्षेत्र होता है और जो आप लोगों का असंगठित क्षेत्र होता है ना, कार्य क्षेत्र,
तो इनके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। अगला देखो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको पूरा पढ़ो। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। अब देखिए इस तरीके से अर्थशास्त्र का हमारा दूसरा चैप्टर भी तैयार हो चुका है। अगला चैप्टर हमारा है कि भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। और ये चैप्टर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर साबित हो सकता है 24 के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। पहला क्वेश्चन तैयार कर लेना, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो? भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी का नोट्स तैयार कर लेना, इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करके चले जाना, बस इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लेना। पेपर से पहले इन्हीं में से सारे प्रश्न आपको एग्जाम में रखे हुए मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये तैयार कर लोगे। अगला क्वेश्चन तैयार कर लोगे कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये तैयार कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन तैयार कर लेना कि उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी जो उपभोक्ताओं का शोषण है ना, तो उनकी 4 समीक्षाओं का आपको वर्णन करना है। अगला चौथा क्वेश्चन है इसी चैप्टर का कि उपभोक्ताओं के कुल कितने अधिकार होते हैं, कि जो उपभोक्ता होते हैं उनके कुल कितने अधिकार होते हैं, तो सभी अधिकारों के नाम का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए। तो देखिए इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आपको सारे तैयार कर लेने हैं। ठीक, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताए हैं ना, अगर आपने वो सारे तैयार कर लिए, गारंटी दे रहा हूँ पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सारे के सारे विस्तृत उत्तरी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन की तैयारी कर लेना। 7 मार्च को यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार हमारे आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर इसी तरीके की यूजफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखना चाहते हो और 2024 की तैयारी को और भी शानदार करना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और प्रत्येक डेली क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दीजिए।